हिस्ट्री में हम लोग जैसा कि पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे। उसके आगे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से वहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। पॉइंट 4 है जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 के बाद क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद मतलब क्या हुआ, लोग राष्ट्र के अनुसार या राष्ट्र के लिए ही सोचेंगे। तो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। जो राष्ट्रवाद लोग राष्ट्र के बारे में सोचते थे उसका और जो क्रांति है वो धीरे धीरे अलग होने लगे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। मतलब राज्य में क्रांति को और आगे लाने और राजनीतिक प्रभुत्व को हटाने के लिए क्या क्या रूढ़िवादी लोग, राष्ट्रवादी भावना को ज्यादा जोर दिया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। इससे इस तरह से इसको किस तरफ से देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर, एकीकृत मतलब अलग अलग एक राज्य बना। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में काफी व्याप्त थी। मतलब यहाँ पे जर्मनी में देखे क्या कि उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना ज्यादा व्यक्त था और उन्होंने 1847 में जर्मन महासंघ की विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम और जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। मतलब यहाँ पे कई राष्ट्र, कई राज्य मिलकर, जो छोटे छोटे राज्य थे सब मिलकर आंदोलन में एक राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा जुड़े और जुड़ने के बाद पूरी जर्मनी एकीकृत होकर क्या बना, तो एक समारोह 1871 में हुआ। कहाँ पे, वर्साई में। और इसमें समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम, जो प्रशा था यहाँ पे उस जगह का जो राजा था विलियम प्रथम, उसको क्या बनाया, जर्मनी का राजा। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीर्ष महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तब 18 जनवरी 1871 ईस्वी में सुबह बेहद ठंडी थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मौसम था। जर्मनी राज्य के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा का बहुत सभी मंत्री लोग मिलकर क्या हुआ, एक बैठक हुआ। कहाँ पे, वर्साई में। और वह शीर्ष महल था। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। और उसके बाद जो यहाँ पे जो सारा प्रशा में जो सभा बैठा हुआ, उस बैठक में जो नया मतलब तुम्हारा साम्राज्य बनाया, नया राजा जो बनाया, उस किसको बनाया, तो विलियम प्रथम को, काइजर विलियम प्रथम को पहला राजा बनाया। कहाँ का, नए प्रकार का जो जर्मनी संघ बना उसका। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। अब क्या हुआ, जर्मनी एक राष्ट्र निर्माण बनाया, ये एक प्रक्रिया बना दिया कि किस तरह से एक राज्य बनता है और ये शक्ति के प्रभुत्व दर्शाता है कि इस प्रकार से कि शक्ति के द्वारा
जो जर्मनी एक संघ में था वहां से अलग होकर जर्मनी क्या बन गया, एक राष्ट्र। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा अपना बनाया, बैंकिंग अपना कानून बनाया, सब कुछ न्यायिक व्यवस्था अपना बनाया। यह सब आधुनिक प्रक्रिया द्वारा प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया। मतलब जर्मनी के अलावा या जर्मन के अंदर ही बहुत जगह ऐसा था जो जर्मन के अंदर नहीं जुड़ा था, उन लोगों के लिए एक प्रकार के क्या बन गई है, मॉडल। इटली, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली क्या था, बहुत बिखरा हुआ था, अलग अलग जगह में, अलग अलग साम्राज्य में, है ना। तब 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडीमोंट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। मतलब सब जगह तो बिखरा हुआ था ही, लेकिन एक जगह सिर्फ था जो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक था सार्डिनिया पिडमोंट, जहां पे किसका था राजा, मतलब राजघराना। कौन राजघराना था, इतालवी, मतलब इटली का जो राजा था उसका शासन चलता था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, और उत्तरी भाग किसके अधीन था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों का। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, और मध्य मतलब पूरे इटली के बीच में किसका शासन था, पोप का। पोप किसको कहते हैं, चर्च में जो फादर होते हैं उसी को पोप कहते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राज्यों के अधीन थे, और यह सब जो दक्षिण क्षेत्र था किसके था अधीन, बुर्बो राज्यों का, है ना, वहां का जो आदिवासी लोग थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। जो इतालवी भाषा था वह भी सब जगह नहीं था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। और उसका अभी तक क्या था, विविध क्षेत्रीय, विविध का मतलब हुआ बहुत तरह का, क्या था, तो क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी महत्वपूर्णता थी। ठीक है। 1830 के दशक में जूसेप मेस्नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। उसने शुरू में क्या किया मेस्नी ने, तो एक टोटल जो एकीकृत राज्य था इटालवी का, मतलब इटली का, उन सबको मिला के एक संगठन बनाया था। 1831-1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कि क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था क्या हो रहा था, धीरे धीरे असफल हो रहा था। इस असफलता से युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आई कि यही सब काम करेगा। कौन, तो सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूल, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ऐसा लोग मानते थे कि ला टालिया क्या थी, तो विक्टर जो इमैनुअल जो राजा बने उनकी पत्नी थी। कहने का मतलब ये सारा बात से एक ही निचोड़ निकलता है कि जो यहाँ के क्रांतिकारी थे
वो लोग जो राष्ट्रवादी बात को देखते हुए भाषा के आधार पे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे राज्यों को जोड़ते 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 एक बड़ा इटली साम्राज्य बन गया। और साम्राज्य करके इटली जो है एक अलग राज्य जैसे जर्मनी बना उस तरह बना। अब देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। मतलब कुछ विद्वान ने तर्क क्या दिया भाई? तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्यों का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। मतलब सब कहां से सीखे? तो ग्रेट ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ। ब्रिटेन में बहुत सारा राष्ट्र अलग अलग होने लगा, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, मतलब अचानक होने लगा। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। यह जो प्रक्रिया था तुरंत में जो नहीं चला, ये बहुत पहले से हो रहा था। ऐसा नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। मतलब 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन में कोई प्रकार का शासन लग नहीं रहा था कि राष्ट्र कोई था ब्रिटानी करके। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग थे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान निरीह जाति यानी इथिन थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांसद के राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्रों की धन देने की अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। मतलब ये सारे जगह पे ऐसा कोई ब्रिटानी शासक लग ही रहा था, तो उसके लिए क्या किया? धीरे धीरे सभी जगह पे अपना प्रभुत्व जमाने लगा और लास्ट में इंग्लैंड केंद्र बन गया इन सब के राज्यों का। अर्थात जिस जिस देशों पर, जिस जिस राज्यों पर इंग्लैंड अपना कब्जा किया था, वहां पे ब्रिटानी शासक चलने लगा। अर्थात वो उसका उपनिवेश के रूप में काम करने लगा वहां पे, और उसकी राजतंत्र द्वारा ही काम चलती थी, उन्हीं के शासन वहां रहता था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। उसके बाद से ही जो है क्या गठन हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और यही ग्रेट ब्रिटेन जो बना, ये इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल संसद सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। मतलब यह हो गया कि स्कॉटलैंड पर जब और इंग्लैंड समझौता करके एक नया चीज बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यह इंग्लैंड का बहुत बड़ा चाल था और स्कॉटलैंड को क्या किया? वह अपने में मिला लिया और वहां के लोगों को जो अपनी भाषा है, जो उनकी अपनी मतलब प्रथा है, उनकी जो अपनी पोशाक है, वो सारे चीज पर भी उनको रोक लग गया और सिर्फ वो वही कर सकते हैं जो इंग्लैंड का रूल रेगुलेशन पे चल रहा है। समझे? इस तरह से कई लोग वहां से छोड़कर दूसरे देश चले गए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ था वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश का प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। मतलब जब देखा कि यहाँ पे जैसे ईसाई के दो धर्म थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले थे जो बालों का बहुसंख्यक था। कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। वह क्या कैथोलिक लोग इस पे चाहता था कि अपना प्रभुत्व जमाए। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। तब क्या हुआ?
जो कैथोलिक वाला था वह इसको खूब ज्यादा जो है मतलब इस विद्रोह को जो कर रहा था कि हम यहाँ पर आएंगे, तो ब्रिटानी प्रभाव मतलब ब्रिटेन वाले जो है इसको कुचल दिए। वुल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 इसमें आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर ताकत या कहो युद्ध या कहो सैनिक के द्वारा इसको आयरलैंड को किसमें मिला दिया गया, यूनाइटेड किंगडम में। चूंकि ब्रिटेन ही इस पर कब्जा किया था, एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, अब यहाँ पे सब कुछ ब्रिटेन का ही प्रतीक चिन्ह चलेगा, ब्रिटानी झंडा चलेगा और राष्ट्रीय गान गॉड सेव और नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गया। और यहाँ पे जो पुराना था कहाँ का, आयरलैंड का, कोई भी बात वो सब अब पुराना रह गया। अब सिर्फ यहाँ पे जो चल रहा है ब्रिटेन के अनुसार में जो चलेगा उसी के अनुसार चलेगा, कोई दूसरा बात नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग देखे कि जर्मनी कैसे अलग हुआ, इटली कैसे अलग हुआ और तुम्हारा आयरलैंड कैसे अलग हुआ। नहीं, आयरलैंड अलग नहीं हुआ, आयरलैंड और स्कॉटलैंड कैसे इंग्लैंड में बना, है ना, इंग्लैंड में आकर आया और किस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक है, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, एक राष्ट्र को हम लोग चेहरा कैसे देंगे। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। नारी की छवि अब क्या बन गया, राष्ट्र का रूपक, अर्थात राष्ट्र का रूप। मतलब कोई उस नारी को दिखाया कि ये इटली की है, ये जर्मनी की है, ये ऐसा में है। इस तरह से उस देश के लिए उसको नारी को प्रस्ताव को रखा गया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। जब राष्ट्र में अर्थात फ्रांस में क्रांति हुआ उस समय स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचार को व्यक्त करने के लिए नारी को लाया गया था, उसके रूप को। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और तराजू लिए हुए। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता का प्रतीक के लिए किस प्रकार से मतलब क्या कहता है, उसके चारों तरफ जो बंधा हुआ रहता था सिक्कर, जंजीर, उस जंजीर को कैसे टूटा हुआ रहकर दिखाया गया कि आजाद हुई। और कानून के रूप में उसके आंख को बंद कर दिया जाता था, जिससे हाथ में तराजू, इसका मतलब हुआ कि वह कानून को बता रही है। इस तरह से प्रतीक के रूप में, इंसाफ का प्रतीक के रूप में और भी चीज का प्रतीक के रूप में उनको लाया जाता था। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मतलब इसमें क्या था, तीन चीज था, एक था लाल टोपी, दूसरा था तिरंगा और तीसरा था कलगी। यह चित्र को जो महिला के साथ रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, मारियान, है ना। मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ये कहाँ बनाया गया, हर चौक पर, और लोग उसे तादाद में स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह या इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। जैसे मारियान कहाँ की थी, तो यहाँ जर्मनी में ही है ना, ईसाई लोग का। उसी तरह से यहाँ पे जर्मनी में क्या कौन बन गई वहां के लिए राष्ट्र का प्रतीक या रूपक, जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र का।
चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती। मतलब यह कौन सा वृक्ष का जो पत्ती का पहनती थी, तो बलूत वृक्ष था, उसका पत्ती का मुकुट, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। जर्मन जो था वह किसका प्रतीक था, तो वीरता का, मतलब वो लोग वीर होते थे। इसके बीच में बहुत सारा गुणगान किया हुआ है, उस सबको आपको खुद पढ़ना है ना, चित्र के द्वारा समझना है। चित्र में बहुत सारा चीज अंकित किया हुआ है और ब्रैकेट में करके कुछ बात लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई में क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी थे, आदर्शवादी थे, ये लोग उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रखते थे और ये लोग किसी भी समय कभी भी चाहते थे कि हम लड़ लें, मतलब लड़ सकते हैं। ये इनके अंदर आकांक्षा था कि लड़के ही कुछ भी मिलेगा, इस तरह का इनकी आकांक्षा आ गई थी। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोलोनिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, मतलब इन क्षेत्रों के निवासियों को क्या बुलाया था, स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैसले और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थित काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्र और घोषणा करने लगी। मतलब इस चंगुल से जो ऑटोमन साम्राज्य में था सब फंसा हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने आप को क्या हो रहा है, स्वतंत्र कोशिश कर रहा है। क्या कि हम अब अकेले हैं, हम अकेले देश का शासन कर सकते हैं। ठीक है, बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। तब बाल्कन के लोग क्या किया भाई, वो लोग भी आजादी के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए दावा किया और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल या साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर दिया। और वो बोला इस बात को कि पहले हम लोग स्वतंत्र थे, बाद में हम लोग क्या क्या गुलाम बना लिया गया। अतः बाल्कन क्षेत्र में के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा है। और हम लोग यह जो लड़ाई लड़े, इसके अनुसार क्या सोच रहे हैं कि हम लोग भी आजाद रह सकते हैं। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। और बाल्कन क्षेत्र धीरे 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 क्या हुआ, टकराव होने लगा। किससे, तो जो ऑटोमन साम्राज्य था उससे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। वो लोग चाहते थे क्या, बाल्कन के जितने भी राज्य थे छोटे छोटे, वो सब चाहते थे कि हम लोग अलग से राज्य बनाकर रहे। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, मतलब कंपटीशन होने लगा, कौन कौन पहले जीतेगा और कौन ज्यादा जमीन हथियाएगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब यहाँ पे सैन्य जो था उसके लिए भी प्रतिस्पर्धा था, व्यापार के लिए भी प्रतिस्पर्धा था, जो उपनिवेश बनाना था, मतलब जो कमजोर राज्य है उस पर, ताकतवर राज्य उस पर कब्जा कर लेगा तो उपनिवेश बनाएगा, तो उसके लिए उसको व्यापार का जगह मिल जाएगा। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और इस युद्ध होते 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 अंत में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने लगा।
साम्राज्यवाद में जुड़ कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों और औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगा। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब जितने भी स्वतंत्र राज्य थे पहले से इसमें लोग कब्जा किए हुए थे, वो सब अब लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि हम लोगों को आजाद कर दिया जाए। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रतिक्रिया में उभरी, और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि साम्राज्यों या समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। अब उसको जो जहां जहां संघर्ष कर रहे थे उन सभी राष्ट्रों को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान लिया गया और वे सभी स्वतंत्र हो गए। इस तरह से लेसन हमारा समाप्त हुआ। अगला लेसन अगले बार पढ़ेंगे। इसमें तुमको कुछ क्वेश्चन है, तुमको खुद करना है इस पे, साथ ही तुम लोगों को जो याद करने मिला है, ठीक है, प्रारूप से जो मिला है उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर जो है सिर्फ वही याद करना है, उसका अथवा जो करके वो नहीं याद करना है। ये बात ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मान लो, और क्वेश्चन नंबर 1 का अथवा भी दिया हुआ है, तो 1 को याद करना है, अथवा जब हम देंगे तब अथवा वाला याद करना है। ओके, और इसका रीडिंग करके समझना है। समझने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है सेल्फ करना है। कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लिख के भेजेंगे भी, आप लोग को उसको फिर लिख के मिलना है और याद करना है। ओके, बाय।